तो काफ़ी मतलब नर्वस भरा था। जैसे हम वेट किए जा रहे हैं 10 बजे आएगा, 10:30 बजे आएगा जी। किसी भी एग्ज़ाम को या जीवन में कोई भी लक्ष्य पाने के लिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेहनत का कोई पर्याय नहीं है। टेस्ट सीरीज़ का ये फ़ायदा होता है कि हमको हर साल नए क्वेश्चंस पता चल जाते हैं। मेंस के लिए ऐसा था कि मैं डेली 4 से 5 आंसर तो लिख ही देता था। मान के चलिए प्रीलिम्स शुरू होने वाला है, प्रीलिम्स आपका फरवरी में होता है, तो टेस्ट सीरीज़ आप नवंबर से अटेम्प्ट करना शुरू कर दीजिए। ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ मेंटर्स ज्ञान, जहां पर हम आपके लिए लाते हैं CGPSC टॉपर्स जो आपके साथ शेयर करते हैं कि कैसे इस एग्जामिनेशन को क्रैक किया जाता है, क्या क्या स्ट्रगल होते हैं इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। तो अगर ये वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आज हमारे साथ एक ऐसी लेजेंड बैठे हुए हैं जिन्होंने खुद इस एग्जामिनेशन को क्रैक किया हुआ है। सो लेट्स वेलकम अभिषेक सर, जो आज हम लोगों को अपनी पूरी स्ट्रैटेजीज़ बताएंगे कि किस तरीके से इस एग्ज़ामिनेशन को क्रैक किया जाता है और क्या क्या चीज़ें इन्होंने प्रॉब्लम फेस की। पूरी जर्नी को अच्छे तरीके से जानेंगे, शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा, बहुत कुछ आप लोगों को जानने के लिए मिलेगा। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, धन्यवाद। मुझे आपने यहाँ आमंत्रित किया इस मंच पे ताकि मैं लोगों का मार्गदर्शन कर सकूँ। बिल्कुल सर, बहुत कुछ जानना है आपसे, आपके सारे सीक्रेट्स जानने की, कैसे इस एग्ज़ामिनेशन को एक्सेल किया जाता है। सबसे पहले आप बताइए कि आप कहाँ से हैं, कैसे सोचा इस एग्ज़ामिनेशन के बारे में? जी, मैं बिलासपुर ज़िले से ही हूँ। मेरा पूरी शिक्षा स्कूलिंग से लेके कॉलेज और कोचिंग बिलासपुर में ही हुई है। और कॉलेज के दौरान ही मैंने सोचा था कि इसी फील्ड में आना है, क्योंकि आना है। तो मैंने कॉलेज के बाद से ही 2019 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद मैंने तैयारी करना शुरू कर दिया था और लगातार 3-4 साल तैयारी की और 2023 में जो सेकंड अटेम्प्ट में मैंने इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया था। ओके, कौन से मीडियम से दिलाया था आपने? मैंने एग्ज़ाम हिंदी मीडियम से दिलाया था। हिंदी मीडियम से। और स्कूलिंग वगैरह आपकी कहाँ से हुई? पूरी मेरी जो शुरुआत से प्राइमरी से लेके जो कॉलेज तक की पढ़ाई है वो हिंदी मीडियम से हुई थी। हिंदी मीडियम में हुई। और यहाँ पे कौन कौन से स्कूल से आपने किया था? मैंने अपनी जो 12वीं तक की पढ़ाई जो है वो सरस्वती शिशु मंदिर अशोकनगर से की थी। उसके बाद मैंने कॉलेज CMD कॉलेज से किया था। BSc में ग्रेजुएशन है मेरा। ओके, एंड आप कब ग्रेजुएट हुए? 2019 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था। ओके, फिर उसके बाद आप लगातार मैंने PSC की तैयारी कर रहे थे। ओके, तो रिजल्ट कैसा रहा था आपके? कितने अटेम्प्ट्स, कौन से अटेम्प्ट में हुए? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था और फर्स्ट मेंस और फर्स्ट इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हो गया था। ओके, ये बताइए कि पहले अटेम्प्ट में कैसा रहा था आपका रिजल्ट और उससे में क्या प्रॉब्लम आया था जिसकी वजह से नहीं? फर्स्ट अटेम्प्ट के दौरान ये था कि मेरी जो लगातार कोचिंग की क्लासेस चल रही थी, तो उसके कारण ना मेरे को प्री के लिए प्रॉपर तैयारी करने का समय नहीं मिल पाया था। तो और प्री का जो मैंने एवरेज तैयारी करके गया था, तो और प्री का पेपर काफ़ी हार्ड आ गया था, ओवर द एक्सपेक्टेशन था, बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन। तो इस कारण से मेरा प्री ही नहीं हो पाया था उस बार। तो उसके बाद मैंने फिर 1 साल और अच्छे से मेहनत की और जिसके बाद मेरा पोस्ट 2023 में सिलेक्शन हो गया। ओके, कैसा था वो दिन? मतलब जब रिजल्ट आया, एक्सपेक्टेड था हो जाएगा? रिजल्ट के दिन तो काफ़ी मतलब नर्वस भरा था। जैसे हम वेट किए जा रहे हैं 10 बजे आएगा, 10:30 बजे आएगा। अंतिम रूप से फिर 10:45 को रिज़ल्ट आया एंड फैमिली काफ़ी खुश थे। तुरंत फ्रेंड्स लोग आए, 15-20 मिनट के अंदर फ्रेंड्स लोग आ गए मिठाई लेके। पापा का नाइट शिफ्ट था, वो भी छोड़ के आए और काफ़ी खुशनुमा माहौल था घर में। बहुत सही। क्या आपको चेंजेस लगते हैं जब रिजल्ट आता है और आप स्टूडेंट से ऑफिसर बन जाते हैं? लोगों में क्या चेंज दिखता है आपको? और फ्रेंड्स लोग तो नॉर्मली ही ट्रीट करते हैं, उनके लिए तो नॉर्मल ही है, हम साथ में पढ़े। पर एक अलग से, जैसे जब मैं सेलेक्ट हुआ तो मेरे फ्रेंड्स लोगों ने और अच्छे से मेहनत करना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं मैंने उनके लिए भी एक मोटिवेशन का काम किया मैंने, कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरे सिलेक्शन से उनको मोटिवेशन मिला। जैसे हमने देखा कुछ उन्होंने दबा के पढ़ना शुरू कर दिया था। और फैमिली गैदरिंग्स में कैसा माहौल रहता है जब आप शादी मिलने ले जाते थे? हाँ, अभी तो सिलेक्शन के बाद जो फील्ड में आ गए थे और ट्रेनिंग तो ज़्यादा समय नहीं मिल पाया फैमिली गैदरिंग में जाने का, बट सम्मान बहुत हुआ। लोग दूर दूर से आने लगे थे मिलने के लिए, तो काफ़ी अच्छा लगता है कि अब लोग पहचानने लगे हैं ऐसा। बहुत अच्छी फीलिंग आती है ना, आप इतने साल मेहनत करते हैं, फेलियर्स देखते हैं, फिर फाइनली जब सिलेक्शन होता है। आप मुझे एक बात बताइए कि जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जो हम लोगों को देखेंगे, क्यों करनी चाहिए मेहनत? क्या ऐसा बदल जाता है जीवन में?
जी किसी भी एग्ज़ाम को या जीवन में कोई भी लक्ष्य पाने के लिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेहनत का कोई पर्याय नहीं है। और ये एग्ज़ाम ऐसा है कि आप कोई शॉर्टकट नहीं ले सकते। जीवन में सफलता पाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप किसी भी फील्ड में जाओ, चाहे आप टैलेंटेड हो, आप एक्टिंग की फील्ड में जाएं या स्पोर्ट्स में जाएं या कहीं भी जाएं, तो आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। हार्ड वर्क का कोई पर्याय नहीं है कि हाँ शॉर्टकट से हो जाए, या आज आप एक दिन मेहनत नहीं कर रहे हैं, अगले दिन आपको दुगनी ताकत से मेहनत करनी चाहिए, तब जाके आपको अपनी जो वांछित लक्ष्य है उसकी प्राप्ति होती है। तो मेरे हिसाब से कि लक्ष्य को प्राप्ति के लिए आपको मेहनत तो करना ही चाहिए। बिल्कुल। कैसे करना चाहिए सर? मतलब अगर कोई एक स्टूडेंट है जो बिल्कुल नाम ही नहीं सुना CGPSC का, तो किस तरीके से उसे शुरुआत करनी चाहिए? अगर वो स्टार्टिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले उसे गाइडेंस की ज़रूरत है। तो या तो वो कोचिंग ज्वाइन कर ले, या तो किसी सीनियर से, मतलब उसके जो फैमिली में या आस पड़ोस में कोई तैयारी करे तो उनसे गाइडेंस ले सकता है। और इसके बाद उसको सिलेबस की ओर देखना चाहिए। सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको बुक्स पिक करने चाहिए। जैसे पॉलिटी के लिए पढ़ना है तो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की बुक है, हिस्ट्री के लिए है तो हिस्ट्री के लिए या तो NCERT पढ़े या स्पेक्ट्रम की बुक पढ़े, या एक बेसिक समझ भी बनाना है, फैक्ट्स रटने हैं तो कोई किसी भी मटेरियल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब वो सिलेबस को उठा के वो धीरे धीरे पढ़ना चालू करेगा, वो उसकी शुरुआत होती जाती है। प्रीलिम्स के लिए उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने चाहिए, या मेंस के लिए भी ऑब्जेक्टिव्स लगातार उसको सॉल्व करते जाने चाहिए। जैसे एक चैप्टर पढ़ लिया, जैसे हिस्ट्री में हमने बौद्ध जैन पढ़ लिया, तो उसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं। इससे क्या है, उसको मल्टीपल डायमेंशन ऑफ क्वेश्चंस पता चलते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे हम घटना चक्र सॉल्व करते हैं तो हमको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं जो हमारे बुक्स में नहीं है, तो और कई बार कोई क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम्स में आ जाते हैं। तो इस तरीके से यदि हम मेहनत करेंगे तो धीरे धीरे हमारा सिलेक्शन की ओर जो पथ है, वो कदम है, वो बढ़ते जाएगा। ओके। इस तरीके से धीरे धीरे इम्प्रूव करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। प्रीलिम्स कैसा एग्जामिनेशन है, कैसे क्रैक करना चाहिए? क्योंकि कई लोगों का मतलब प्रीलिम्स ही नहीं निकलता है, भले बहुत तैयारी कर लिए हूँ, भले बहुत प्रैक्टिस कर लिए हूँ। क्या है प्रीलिम्स, कैसे निकालना चाहिए? प्रीलिम्स के लिए सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी है कि आप को ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन पे पकड़ होनी चाहिए, कि आपको गेस करने आना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन सही होना चाहिए। और वो कैसे आएगी, आप लगातार जैसे ऑब्जेक्टिव्स सॉल्व करते जाएंगे, चाहे वो टेस्ट सीरीज़ के थ्रू हो या ऑब्जेक्टिव बुक्स के थ्रू हो, लगातार उसको आप सॉल्व करते जाइए। टेस्ट सीरीज़ का ये फ़ायदा होता है कि हमको हर साल नए क्वेश्चंस पता चल जाते हैं, और जैसे जैसे हम उनको सॉल्व करते, टेस्ट सीरीज़ का जो मॉडल आंसर्स आते हैं वो भी हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि मॉडल आंसर्स जो होता है वो मल्टीपल डायमेंशन ऑफ क्वेश्चंस को कवर करते हैं। तो उससे क्या है, हमें काफ़ी हेल्प मिलती है कि उस क्वेश्चन से हमें उसके 3-4 आंसर्स पता चल जाते हैं। तो इस तरीके से यदि हम जैसे टेस्ट सीरीज़ को लगातार सॉल्व करते जाए और क्वेश्चंस को लगातार घटना चक्र या जो भी बुक्स हैं ऑब्जेक्टिव्स के, उनको सॉल्व करते जाए, तो प्रीलिम्स धीरे धीरे हमारा अच्छा होते जाएगा और क्लियर हो जाएगा प्रीलिम्स। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप प्रीलिम्स में जाने से पहले कोई प्रेजुडाइज ना पालें कि मैं इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आऊँगा, क्योंकि प्रीलिम्स का जो लेवल है कि लेवल ऑफ क्वेश्चंस, वो हमें वहाँ जाके पता चलता है क्वेश्चन पेपर देखने के बाद। तो उससे अगर क्वेश्चंस इजी हैं तो आप ज़्यादा अटेम्प्ट करके आए, यदि मॉडरेट है तो मीडियम 75 से 80 के बीच में, और यदि ज़्यादा ही कठिन है तो फिर आप 60 से 70 के बीच में अटेम्प्ट करके आए, तो प्रीलिम्स निकलने के चांसेस ज़्यादा सही रहते हैं। सर ये बताइए कि कॉलेज के साथ साथ कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ एक प्रॉब्लम ये जो हो जाता है कि कॉलेज की भी पढ़ाई करनी पड़ती है, फिर इधर भी आपको PSC के लिए भी करना पड़ता है, तो कैसे करें? मेरे विचार में ना, जैसे कॉलेज के आपको ना पहले दिमाग में कैलकुलेशन बिठा लेना चाहिए। यदि आपको CGPSC स्टार्टिंग से करना है तो आप पहले ये देखिए कि आपको ग्रेजुएशन करने के बाद कितने समय बाद आपको PSC का एग्ज़ाम दिलाने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। जैसे मेरा 2019 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था और 2022 में मेरा पहला अटेम्प्ट होता। तो उस टाइम यही था कि मैंने 2019 मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते मैंने प्रीलिम्स की हल्की फुल्की तैयारी कर ली थी। फिर 2019 to 20 मैंने प्रीलिम्स की अच्छे से तैयारी की, और उसके बाद कोविड आ गया तो 6-7 महीना तो मैं घर में ही बैठ के तैयारी किया था। फिर 2020 के जो मीट से मैंने मतलब लास्ट में मैंने मेंस की कोचिंग ज्वाइन करी थी। तो मेरा ये था कि 3 साल तो मिलेगा मेरे को ग्रेजुएशन के बाद, तो मैं उसमें आराम से तैयारी कर सकता था। तो कॉलेज के दौरान मैंने हल्की फुल्की मतलब जो एक प्राइमरी लेयर जो बेस बैठाने का काम होता है वो तैयारी करने चालू की थी, क्योंकि जैसे हिस्ट्री के लिए है जो फैक्ट रट लिए,
पॉलिटी को समझ लिए, जियोग्राफी। तो इस तरीके से मैंने तैयारी की थी, क्योंकि और कॉलेज का भी पढ़ाई मेरे लिए इम्पोर्टेंट था, क्योंकि मतलब थोड़ी कठिन थी पीएससी मेरे लिए। तो इस तरीके से मैंने कॉलेज और पीएससी की तैयारी को मैनेज किया था। ओके, दोनों चीज़ें करते हुए बैलेंस। मीन्स के लिए कैसे आप प्रैक्टिस करते थे, मतलब कहाँ से आप लेके आते थे कंटेंट, कितना लिखने का प्रैक्टिस करते थे? मेंस के लिए ऐसा था कि मैं डेली 4 से 5 आंसर तो लिख ही देता था। जैसे कोचिंग में जैसे क्लासेस चल रही हैं, तो जैसे छत्तीसगढ़ हिस्ट्री की क्लासेस चल रही, तो मैं क्या करता था, जैसे कोई एक टॉपिक हुआ, सपोज छत्तीसगढ़ हिस्ट्री में मराठा हुआ या कलचुरी हुआ, तो मैं ये देखता था कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखता था, और जो कोचिंग के बुक्स में रहते थे क्वेश्चंस उनको देखता था। फिर उनको डेली से 4 से 5 आंसर मैं ना लिखता था। हम लोग का एक ग्रुप बना हुआ था, 4-5 लोगों का ग्रुप, कि अपन आंसर लिखते थे, फिर उसके बाद उस ग्रुप में डाल देते थे, फिर अब एक दूसरे के आंसर को अपन इवेल्युएट करते थे। साथ ही साथ मैं ये भी करता था कि मेरे आंसर को कोचिंग में भी मैं जमा कर देता था, तो वहाँ से भी मेरे को फीडबैक प्रॉपर मिल जाता था। इसके अलावा जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री नहीं निकला था, फिर भी मैंने मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी, क्योंकि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से ये फ़ायदा हो कि मैं आंसर राइटिंग स्किल सुधरी, साथ ही मेरा मेंस का सिलेबस भी एक बार कवर हो गया। तो जब मेरा मेंस दिलाने का समय आया, तो मेरे को थोड़े बाकियों से कम मेहनत करनी पड़ी, इसलिए मेरा लकीली फर्स्ट मेंस में सिलेक्शन हो गया था, और भी अच्छे नंबर के साथ। बहुत से अच्छे नंबर, आई थिंक आपके बहुत अच्छे नंबर्स थे। रिटर्न में कितने आए थे सर? 809 नंबर थे मेरे। 809 नंबर, जो मतलब बहुत अच्छा है, एवरेज से कई ऊपर था। अबव एवरेज से। मतलब ये इसका मतलब सिर्फ एक राज है कि रेगुलरली आप आंसर राइटिंग लिखो, डेली 4 से 5 आंसर लिखो। 1 घंटा लेना 4 से 5 आंसर लिखने में। आप अगर 2 नंबर वाले आंसर लिख रहे हो 30 शब्द के, तो उसके लिए आप मैक्सिमम टाइम स्टॉप वॉच में फिक्स कर दो कि 2 मिनट। 4 जो नंबर का आता है उसके लिए 4 मिनट, 8 नंबर के लिए 8 मिनट ऐसा, और जो 15 नंबर के लिए 15 मिनट का आंसर। तो 175 शब्द आपको 15 मिनट में लिखने। आप अगर डेली ऐसे आंसर्स लिखेंगे तो आपकी राइटिंग स्पीड बढ़ेगी, हैंड राइटिंग भी सुधरेगी। इससे दोनों फायदे हैं, और आपके स्किल्स भी काफ़ी इम्प्रूव होंगे। मेरे को आंसर राइटिंग स्किल के प्रॉपर फीडबैक भी मिलते रहे कोचिंग से और टेस्ट सीरीज से, तो उसने काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ था मेरा आंसर राइटिंग को। पहले आपके आंसर्स कैसे रहा करते थे, और फिर जब एंड में आप बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर लिए थे, तो क्या शुरुआत में आंसर्स थोड़े, मेरे को अभी देखता हूँ उनको तो लगता है कि उतने भी खराब नहीं थे, बट आंसर राइटिंग स्किल ठीक थी, क्योंकि मैं स्कूल में भी लिखता था ना, पढ़ने से ज़्यादा मैं लिखने पे, तो मेरे को शब्दों का चयन, जमाव, वो सब अच्छे से ठीक ठाक मेरा ज्ञान था। तो शुरुआत में आंसर लिखता था ना, तो थोड़ा बहुत गलती लगता था। अभी लगता है कि काफ़ी इम्प्रूव हो गई है आंसर राइटिंग। तो अभी जैसे मेरे को मेंस देने रहेगा, तो मेरे को सिर्फ स्पीड बढ़ाने के लिए लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। स्किल्स तो मेरे पास आ गई हैं, ऐसा लगता है। आप तैयारी करते हैं, अपने दोस्तों के साथ तैयारी कर रहे थे, क्या लगता है कि उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाया और आपका हुआ? क्या डिफरेंस आपको लगता है? मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे थे जो उन्होंने सिर्फ पढ़ाई ही की थी, ऐसा लगता है, लिखने की उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की थी। और कुछ फ्रेंड्स थे जो एग्ज़ाम के टाइम में प्रेशर ज़्यादा ले लेते थे, सोना भी नहीं है ऐसा कह के। लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि हम लोग जब प्री का रिजल्ट आया, तो मेंस का डेट आगे खिसका, तो 34 दिन का समय मिला था। और मैं पहले से पढ़ रहा था, और कुछ दोस्त और भी पहले से पढ़ रहे थे, तो पर कुछ लोगों ने क्या था, उसी टाइम तैयारी शुरू की। हाँ, तो इस कारण कईयों का नहीं निकल पाए। इस बार उनका निकल जाएगा, ऐसा है, उम्मीद है। और कुछ दोस्तों का तो कोर्स भी कंप्लीट नहीं हो पाया था कोचिंग में, तो इस कारण उनका नहीं निकला। इस बार 4-5 लोग मेंस दिला रहे हैं, सबका निकल जाएगा होपफुली। ये एक बहुत समझने वाली बात है। मैं आपके बोलने के बीच के एक लाइन को पकड़ूंगा कि भाई जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है उसके बाद तैयारी मत चालू करें मेंस की, आपको पहले से करना पड़ेगा। एक्चुअली लास्ट ईयर ये था कि काफ़ी डिस्प्यूट चल रहे थे रिजर्वेशन वाले की, तो हम लोगों ने ये सोचा था कि अब शायद मेंस चुनाव के बाद हो, तो इस कारण से एक मोटिवेशन नहीं आ रहा था। जब हमारे पास एग्ज़ाम की डेट सामने होती तो हमारा टारगेट फिक्स होता है ना, और जब एग्ज़ाम का डेट ऐसा था कि हर बार आगे खिसक रहा था वो हियरिंग के कारण। तो बट जब लास्ट में सुप्रीम कोर्ट से डिसीज़न आया कि आप पुराने उसमें लीजिए, क्या कहते हैं, रोस्टर पे 58 वाले में, तब प्री का रिज़ल्ट आया और फिर मेंस का डेट आ गया। हालांकि उस तक ये मेरे साथ ये हुआ था कि उस टाइम तक आधा कोर्स तो निपट चुका था मेरा, तो उस चक्कर में मेरा समय था वो बाकी से सब्जेक्ट्स को कवर करने में लगा, तो मेरा तैयारी काफ़ी कंप्लीट हो गई थी उस टाइम में।
यही है कि अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड रहोगे तो मौका भी आता है तो आप सबसे पहले प्री प्रिपेयर्ड रहना बहुत ज़रूरी होता है इस एग्ज़ाम में। ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, टेस्ट सीरीज़ को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए और कब से, मतलब कब से, ये भी जैसे मान के चलिए प्रीलिम शुरू होने वाला है, प्रीलिम्स आपका फरवरी में होता है, तो टेस्ट सीरीज आप नवंबर से अटेम्प्ट करना शुरू कर दीजिए। ओके। नवंबर से आप प्री की फुल फ्लेश तैयारी करेंगे तो आपको टेस्ट सीरीज उसी टाइप से अटेम्प्ट करना शुरू कर देना चाहिए। और यदि आपको विश्वास हो गया है कि आपका प्री निकल रहा है, रिजल्ट तक का वेट मत कीजिए। यदि आप बॉर्डर लाइन पे भी हैं तो भी आप मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि प्री का रिजल्ट यदि 1 महीने 1.5 महीने लेट भी आ रहा है तो आपका उस बीच का समय का नुकसान हो जाएगा ना। और आज नहीं तो कल तो आपको मेंस दिलाना ही है, ये सोच के चलिए। तो मेंस का टेस्ट सीरीज इस बीच में ज्वाइन कर लेना चाहिए और उसको लगातार सीरियसनेस के साथ दिलाना चाहिए। ऐसा नहीं कि जा रहे हैं थोड़ा बहुत ही पढ़ रहे हैं पर वहाँ लिख के आ जा रहे हैं, क्योंकि जो टेस्ट सीरीज जो इवेल्युएट करते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपका यहाँ अच्छा नंबर आए तो वहाँ भी अच्छा नंबर आ जाएगा मेंस में। तो टेस्ट सीरीज़ को सीरियसनेस के साथ दिलाए और ये टेस्ट सीरीज़ को दिल से लगाए, उसके नंबर को दिल से ना लगाए, ऐसा है। क्योंकि कई लोगों का रैंक पीछे आता है टेस्ट में तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, पर अंतिम में वहीं जाके वो लोग सिलेक्शन ले लेते हैं। तो टेस्ट सीरीज़ में जो आपको फीडबैक मिल रहे हैं उनको सीरियसली लें, उस हिसाब से इम्प्रूवमेंट करें अपने आंसर्स में, बट उसके नंबर्स को उतना सीरियसली मत लें, क्योंकि चेक करने वाले की मानसिकता अब क्या है वो उसी समय पता चलती है जब आपका एग्ज़ाम वो पेपर चेक होते रहता है। कोई ऐसा मोमेंट आया था जब आपको लगा था कि यार अच्छा नहीं चल रहा है, लाइफ ख़राब चल रहा है, सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं, या कोई भी प्रॉब्लम? ऐसा फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं निकला तो थोड़ा सा दुख हुआ था, क्योंकि मेरे पास कन्वेंशनल डिग्री ही थी बीएससी की, उसके बेसिस पे तो कोई जॉब मिलता नहीं है, ना ही बीएड था, ना ही एमएससी वगैरह था। तो एक फियर था, सेंस ऑफ फियर तो था काफ़ी। बट जब बहुत ही जल्दी सिलेक्शन भी हो गया 1 साल के बाद तुरंत, तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सेकेंड अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया, तो उतना कभी निराशा फेस करना नहीं पड़ा। अभी प्री जब नहीं निकला तो थोड़ा निराशा हुई थी, क्योंकि इस बार के पोस्ट काफ़ी ज़्यादा थे। कभी सोचे प्लान बी के बारे में कि ये नहीं हुआ तो ये कर लेंगे, या ये? उस टाइम सोचता था बट प्लान बी रखा ही नहीं था, क्योंकि मेरे कई दोस्त ऐसे थे उनका प्लान बी ही प्रिपेयर था, प्लान ए कभी रेडी हो नहीं पाया। कईयों ने एमएससी कर ली, बीएड कर ली, उनका मेन टारगेट पीएससी था, उसके प्लान बी ही प्रिपेयर्ड हो गया, उनका प्लान ए रेडी ही नहीं हो पाया। तो मैंने फिर नहीं सोचा था प्लान बी के चक्कर में, और हो गया सिलेक्शन, तो अब प्लान बी का कोई औचित्य रहता नहीं है। कैसे स्टूडेंट थे आप शुरू से? एकदम पढ़ाकू थे कि नहीं? 10th आपका कैसा रहा? 10th में मेरे 89.66%। ओके। एंड 12th में परसेंटेज डाउन हो गए थे, 79.2 हो गए थे। नहीं, ये इसलिए जानना इम्पोर्टेंट है ना, कई यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं ना जिनको ऐसा लगता है ना कि एकदम टॉप करना पड़ता है क्या, मतलब हर बार 90 ला के क्या हम लोग 56% थे, तो मैं तो हमेशा से टॉपर रहा नहीं था ना। हाँ। मतलब पढ़ाई मैंने अपने पूरी शिद्दत से की थी, मैंने अपना लिख दिया जो भी आंसर्स आए मेरे को कॉलेज में। अब वो नंबर नहीं मिल रहे तो फिर अब मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, ऐसा था। मैंने अपना कर्म कर दिया, अब फल की चिंता मैं क्यों करूँ, ऐसा हो गया था। तो 10th में मेरे काफ़ी अच्छे परसेंटेज थे और साइंस भी लिया था। फिर फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा मेरे को, केमिस्ट्री काफ़ी मेरी वीक थी कॉलेज स्कूल टाइम में, तो उसके चक्कर मेरे फिर परसेंटेज डाउन हो गए थे। बट ये नहीं है कि आप हमेशा से शुरू से ही टॉप करें तभी आपको ये एग्ज़ाम दिलाना चाहिए। तो ये आपके दिमाग में कैसे आया कि आपको पीएससी की तैयारी करनी? ये बिलासपुर के माहौल का था? बिलासपुर के माहौल के कारण ही है। फिर एक बार घर वालों से भी बोलते रहते थे कि पीएससी की तैयारी कर लो, ऐसे घर में कुछ साल पहले एक श्वेता यादव नाम की दीदी थी, नायब तहसीलदार सेलेक्ट हुई थी, वो भी हमारी पहचान की हैं, तो उनसे भी पता चला। पापा ने बोला कि नायब तहसीलदार बने हैं, ऐसा करके। और भी कई दोस्त लोग तैयारी करते रहते थे। मेरे CMD कॉलेज के में कई जो फ्रेंड हैं वो लोग भी कॉलेज टाइम से ही तैयारी करते थे, तो उनसे भी थोड़ा सीखने को मिलता था कि ये कोचिंग वगैरह के बारे में और पीएससी के फील्ड के बारे में। तो उससे मेरे को पता चला कि ये जॉब अच्छी काफ़ी, और पीएससी से जो जॉब मिलती है वो सोशली प्रेस्टिजियस जॉब रहती है काफ़ी, और समाज में काफ़ी इसका रुतबा रहता है, रिनाउंड जॉब मिलती है इससे। तो ये था कि इस फील्ड में ही आना है अब, तो ऐसा करके। बिल्कुल। ये बताइए कि कैसा रहता है आप लोगों का? ट्रेनिंग चल रहा है तो पूरा ट्रेनिंग फेज कैसा रहता है, दिनचर्या क्या रहती है उसमें? ट्रेनिंग फेज ही तो सबसे ज़्यादा एंजॉयफुल रहता है, मोमेंट रहता है।
शुरुआत में सुबह तो योगा कराया जाता है। कितने बजे? वही 5:30, ठंड में 6 बजे था, अभी भी 6 बजे ही आपको योगा के फील्ड में पहुंच जाना रहता है, डेली सिग्नेचर होता है। फिर उसके बाद फाउंडेशन ट्रेनिंग में हम लोग को स्पोर्ट्स भी होते हैं काफ़ी, जैसे बैडमिंटन हो गया, क्लब क्रिकेट हो गया, लॉन क्रिकेट हो गया, ये सब होते थे। फाउंडेशन ट्रेनिंग में हम लोग को पुलिस एकेडमी का कुछ दिन का अटैचमेंट था। ग्राम एहसास कराया जाता है, जहाँ हमें 3-4 दिन तक किसी ग्राम में छोड़ा जाता है और वहाँ हमें खुद के लिए सभी व्यवस्था करनी पड़ती है। गांव का सर्वे करना पड़ता है कि वहाँ क्या क्या समस्या है, क्या क्या उस गांव की खामियां हैं, क्या क्या उस गांव की जो स्ट्रेंथ है, इस सब का सर्वे करके एक रिपोर्ट तैयार करके हमको देना पड़ता है। इंडक्शन ट्रेनिंग चल रही है अभी, इंडक्शन ट्रेनिंग में भी हमें IPC CRPC ये सब पढ़ाया जाता है। अभी हमारी रिसेंट में ग्वालियर की ट्रेनिंग हुई थी, तो ग्वालियर की ट्रेनिंग में जो भू अभिलेख शाखा है वहाँ हमने ये देखा कि आधुनिक तरीके से भू सर्वे कैसे किया जाता है और कैसे मैप बनाया जाता है। ये सब तरीके से के जो है ऐसे ट्रेनिंग को हमारे जो है शेड्यूल किया जाता है और ट्रेनिंग का फ़ायदा उठाया जाता है। ओके। और ये आप लोगों का मतलब दिन भर पढ़ाई ही होती रहती है कि थोड़ा एंजॉयमेंट करने का? पढ़ाई कम होती है, एंजॉय ज़्यादा होता है ट्रेनिंग में, क्योंकि यही एक समय है जहाँ हम एंजॉय कर सकते हैं। बाकी तो फील्ड में जाओ तो काम करना ही ऐसा है। बाकी पढ़ाई भी 2-2.5 घंटा हम करते ही हैं, वहाँ से क्लास से आके पढ़ना पड़ता है क्योंकि असाइनमेंट बनाना पड़ते हैं हमें। और उसके बाद फिर वहाँ पे खेलने का ऐसा सुविधा? खेल के लिए भी होता है आपका, हर ग्रुप से 2 मेंबर स्पोर्ट्स कमेटी में रहते हैं, वो इन्फॉर्म करते हैं कि क्या क्या स्पोर्ट्स होने वाले। तो जैसे ट्यूसडे या वेडनेसडे को बैडमिंटन होता है, क्रिकेट्स होते हैं सुबह में, और फुटबॉल वगैरह खिलाया जाता है, क्लब क्रिकेट होते हैं। इस तरीके से काफ़ी स्पोर्ट्स कराया जाता है हमारे एकेडमी में, ताकि हमें फिजिकली फिट रखा जा सके। और ये कुछ नहीं तो योगा तो है ही सुबह। इंटरव्यू कैसा रहा था आपका? इंटरव्यू ख़राब नहीं गया था, इंटरव्यू ठीक ठाक था। कैसे, क्या रहता है वहाँ पे माहौल, क्या क्या आपको पूछा जाता है? इंटरव्यू में जो हमारा डैव भराया जाता है उसी से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी जो सब्जेक्ट रिलेटेड रहते हैं उनसे छत्तीसगढ़ से पूछा गया कि छत्तीसगढ़ का विभाजन के क्या कारण थे, जब MP से अलग हुआ था तो क्या कारण थे छत्तीसगढ़ के विभाजन के। एक मैम ने फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे थे कि सपनों का सौदागर किसकी रचना है, बस्तर में की जगह पर अंधी मछलियाँ पाई जाती है। ये एक सर का क्वेश्चन था कि वो SDG 20 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बताओ, नदिया का उद्गम पहाड़ से क्यों होता है। ऐसे काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए थे। ओके। कैसे तैयारी करनी चाहिए जब अगर आपका पता चल जाता है, तो किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए? इंटरव्यू की तैयारी मेंस का रिजल्ट आने के बाद करनी चाहिए। हर बार ये देखा जाता है कि मेंस के रिजल्ट के 1 महीने बाद इंटरव्यू शुरू, बट इस बार बहुत जल्दी कर दिया था। कुछ भी 1 सप्ताह में। तो मेरा तो मेंस का रिजल्ट था उसके 10 दिन के बाद ही था इंटरव्यू। तो मैंने मॉक दिए, 3 से 4 जगह मॉक दिए थे, और इसके बाद जो करंट के टॉपिक्स बताए जाते थे और न्यूज़पेपर से तैयारी करके अपनी पर्सनालिटी को डेवलप किया था। मॉक के थ्रू ही मैंने ज़्यादा तैयारी की थी, बट उतना तैयारी का समय मिल नहीं पाया था। एक बार एक स्ट्रक्चर बता देंगे क्या कि कितने मार्क्स का होता है CGPSC, कितने लाने से सिलेक्शन हो जाता है? देखिए, प्री का तो कोई फिक्स नहीं रहता, कट ऑफ हर बार प्री का कट ऑफ ऐसा समझिए कि क्वेश्चन के लेवल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मेंस 200 नंबर का हर सब्जेक्ट होता है, तो वो 1400 मार्क्स के हो गए। तो मान के चलिए मेंस का आप कम से कम 750 नंबर ले आएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आप अपने कैटेगरी के हिसाब से है तो जनरल कैटेगरी के हिसाब से भी 750 ला रहे हैं तो आप मेंस का सिलेक्शन हो जाएगा। इंटरव्यू पहले 150 का होता था, अभी 100 का हो रहा है। तो अब इंटरव्यू तो काफ़ी सब्जेक्टिव मैटर हो जाता है। फिर भी अगर आप सब 100 में है तो आप मान के चले कि 50 से 60 नंबर आप ले आओ, तो अभी बहुत अच्छे नहीं अच्छे नंबर में होंगे। और बाकी अब बोर्ड मेंबर्स की कृपा है तो 70-80 भी दे सकते हैं, ऐसा रहता है। ओके। तो अब ये बताइए कि आप लोगों की लाइफ कैसे होती है? सबसे पहले तो तहसीलदार होते कौन है? नायब तहसीलदार का जॉब रोल क्या रहता है? देखिए, नायब तहसीलदार जो रहते हैं वो तहसील में जो तहसीलदार हैं उनके सब ऑर्डिनेट की तरह रहता है। सब ऑर्डिनेट भी नहीं तो हमारा स्वतंत्र हल्का होता है, और बहुत सारे कार्यों में हम तहसीलदार की सहायता करते हैं। हमारे पास एक मजिस्ट्रेट पावर होता है जिसके तहत हम कोर्ट चलाते हैं, और उन कोर्ट में विभिन्न विवादों का निपटारा करते हैं। जैसे पेशी के तहत नामांतरण का कार्य हम करते हैं, सीमांकन का ऑर्डर हम देते हैं,
IPC CRPC के तहत जो धारा 107 116 के तहत जनता के साथ न्याय हम करते हैं। और हमारा जो काम है वो मल्टी डायमेंशनल रहता है। जैसे कभी मेला लग रहा है या कोई फंक्शन हो रहा है ज़िले के अंदर, तो उसके मजिस्ट्रेट ड्यूटी के तहत हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। जब कभी कहीं पब्लिक ने चक्का जाम किया तो वहाँ जाकर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके वो कि चक्का जाम को हटाने का काम करते हैं। धान खरीदी में जब हमारी ड्यूटी लगती है तो हम ये देखते हैं कि वहाँ कहीं कुछ अनियमितताएँ तो नहीं हो रही है। चुनाव ड्यूटी में जो रहते हैं राजस्व विभाग का महत्वपूर्ण रोल रहता है कि FST SST में हम ड्यूटी करते हैं नायब तहसीलदार लोग। इसके अलावा चुनाव में काफ़ी ऐसे काम रहते हैं, स्ट्रॉन्ग रूम हो गया, तो इसके अलावा नायब तहसीलदार का काम मल्टी डायमेंशनल तौर पे फैला हुआ है। ओके ओके। क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं? फैसिलिटीज़ के तौर पे देखा जाए तो गवर्नमेंट क्वार्टर मिल रहा है। सबसे बड़ी सिक्योरिटी आज के फैसिलिटीज़ के आज के समय में जो देखते हैं तो हेल्थ सिक्योरिटी रहती है। तो गवर्नमेंट हमको जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट से जो मान्यता प्राप्त प्राइवेट हॉस्पिटल्स है उसमें हमें इलाज की सुविधा प्रदान करती है। तो जिसके तहत हमारे जो सिर्फ हमें ही नहीं, हमारी फैमिलीज़ को भी वो मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती है, जिसे मेडिकल इंश्योरेंस भी कहा जा सकता है। पैसा जिसके तहत रिएम्बर्स हो जाता है या कई बार कैशलेस इलाज भी हो जाता है। ये फैसिलिटीज़ मिलती है। गवर्नमेंट क्वार्टर्स मिलते हैं, हमें अच्छी सैलरी मिलती है अराउंड 50 के। तो इसी सुविधा हमें मिलती है गवर्नमेंट की साइड से। ये सारी फैसिलिटीज़ रहती हैं। ओके। आप मुझे ये जानना कि आपको इंस्पायर क्यों ने किया, मतलब कैसे आप इंस्पायर हुए कि इस एग्ज़ाम की तैयारी करें, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के होते हैं। यही क्यों सोचा, क्या वो मोटिवेशन था आपके? तो मेरे पिताजी ने बोला था कि ये जॉब काफ़ी अच्छी रहती है, अच्छी जॉब है, इसमें सामाजिक प्रतिष्ठा सबसे ज़्यादा रहती है, फिर मान सम्मान मिलता है, सैलरी अच्छी मिलती है और एक सामाजिक जो पहचान है ना वो इस जॉब से ज़्यादा मिलती है। तो मेरे पापा ने मोटिवेट करने का काम किया मुझे इस फील्ड में आने के लिए। क्या सैलरी रहती है सर स्टार्टिंग, अगर कोई स्टूडेंट है, क्योंकि ये स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट में रहता है? हमारा जो सैलरी है वो लेवल 8 का रहता है, तो उसमें 35,400 तो बेसिक है। अभी 46% के हिसाब से हमारा DA कर दिया गया है, तो सब मिला के ना अराउंड 50 के आ जाता है। अराउंड। और ये ट्रेनिंग के टाइम ही मिलना शुरू हो जाता है या जब आपको ज्वाइनिंग जब रहते हैं ना, जब जिले में आप ज्वाइन किए तो फर्स्ट डे से आपकी सैलरी बनना शुरू हो जाती है। इससे पहले वो जो रूल था 70 80 90% ऐसा वाला, वो सब हट गया? वो हट गया है सब अभी। ये बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छी बात हुई, हमारे आने से पहले ही हट गया वो, क्योंकि इससे आई थिंक बहुत लोग परेशान भी थे कि नहीं। हमारे सीनियर्स जो है वो बताते हैं, जैसे नायब तहसीलदार सर लोग जो 2 साल पहले सेलेक्ट हुए थे, 22,000 24,000 उन लोग को मिलता था। एकदम फ्रस्ट्रेट रहते थे कि इतने कम में कैसे हो रहा है, ऐसा क्या। सही बात है, लगता ही नहीं था PSC सेलेक्ट हो गया है। मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें फिर धीरे धीरे चेंज हुई एंड आई थिंक चेंज होना भी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस में चेंज होना चाहिए, ट्रेनिंग प्रोसेस में चेंज होना चाहिए, और आप लोगों की वजह से आने से मतलब जो सिस्टम भी है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। ये मैंने कई लोगों से सुना है कि जो आजकल का यूथ है जो जाके अच्छे काम आजकल अब फील्ड में करने लग गए हैं, कि लोगों को एड्रेस करना, लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनना, समझना, चेंज करना। ये आजकल के जो नए ऑफिसर्स आ रहे हैं वो काफ़ी, मतलब हमारे सीनियर कई नायब तहसीलदार है जो अभी मोटिवेशन है हमारे लिए कि उनके काम की तारीफ होती है। वो अगर ट्रांसफ़र हो जाते हैं उनके, तो लोग कलेक्टर के पास चले जाते हैं कि उनको आप क्यों दूसरे तहसील में भेजिए, हमारे तहसील में वापस भेजिए। फिर कई हमारे सीनियर्स है जो पढ़ा के बच्चों को फ्री में शिक्षा दे रहे हैं ताकि वो भी कल को ऐसे ऑफिसर की जॉब बने। तो जाहिर सी बात है कि जो हमारे सीनियर्स हैं वो हमारे लिए भी एक मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का काम करें कि कल को हम भी अपने काम को अच्छे करें ताकि एक जनता के साथ न्याय हो सके। ये बहुत ज़रूरी है। कई लोगों का मैंने भी सुना है, और ख़ासकर और सबसे बड़ा जो डिफरेंस जो मैं कहूँ ना वो ये देखा है कि गाइड बहुत कर रहे हैं। जब से ये आई थिंक 19 बैच के बाद जो हुआ है ना, उसके बाद बहुत ज़्यादा गाइडेंस इम्प्रूव हो गया। आप लोग यहाँ आते हैं, आप लोग अपना जर्नी शेयर करते हैं। बिल्कुल गाइडेंस अभी तो बढ़ा है। जैसे नीर सर, पीयूष तिवारी सर ने जो शुरू किया था वो बहुत लोगों के द्वारा उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। आजकल मीन्स भी काफ़ी आ गए हैं, जैसे सोशल मीडिया के में, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के थ्रू गाइडेंस दिए जा रहे हैं। नीर सर के द्वारा तो लगातार दिया जाता है गाइडेंस, प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, हर हफ्ते उनके द्वारा वीडियो बना के दिया जाता है। तो एक तरीके से ये बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन का काम कर रहा है कि आज के टाइम में यदि कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा है
टेस्ट सीरीज़ हो गया या कोचिंग हो गया, तो उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल साबित हो रहा है कि वो इसके थ्रू भी वो सिलेक्शन ले सकते हैं, यदि उनके पास ध्यान से वो पढ़ाई करे, सर लोगों के गाइडेंस को सुने तो। क्योंकि अभी अभी के जो ऑफिसर्स निकाल रहे हैं, सिलेक्शन ले रहे हैं, नीर सर हो गए, पीयूष तिवारी सर हो गए, इनको पता है कि अच्छे सिलेबस को कैसे टैकल करना है, तो इनके द्वारा जो अभी गाइडेंस दिया जा रहा है वो ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होगा। ये बहुत तो सर हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ली, पर बहुत कुछ और भी बचा हुआ आप लोगों को बताएंगे कि सेपरेट बहुत सारे वीडियोस में छोटे छोटे पोर्शन जो आपके डाउट्स होते हैं कि पेन कौन सा यूज़ करें, क्या CGPSC का सिलेबस चेंज होने वाला है, ये सारे क्वेश्चंस हम लोग और एड्रेस करेंगे। एक फाइनल वर्ड सर आपके तरफ से, ऐसा कुछ जो आपको लगता है कि आपको पूरे जर्नी में हेल्प किया और जिसके वजह से आज आप एक ऑफिसर हैं। जी, पूरे जर्नी में जो हेल्प किया वो तो मेरे पिताजी का संघर्ष है, जिसने, और उनकी फैमिली की उम्मीदें हैं। यदि आप पिताजी की मेहनत, फैमिली की उम्मीदों को यदि आप ध्यान में रखेंगे तो जाहिर सी बात है आप कभी अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होंगे और निरंतर अपने कर्तव्य पथ की ओर बढ़ते रहेंगे, ऐसा है। तो क्योंकि मेरे पापा भी जीरो से उठ के खड़े हुए थे, ऐसा नहीं कि उनको सब चीज़ पुश्तैनी मिला, उनके पास कुछ था भी नहीं, जो भी है वो अपने मेहनत से बनाया। तो कहीं ना कहीं वो एक मेरे लिए मोटिवेशन के का काम किया कि बनना है तो इसी फील्ड में जाना है और लगातार मेहनत करके जाना है, ऐसा है। और कोई बैकअप प्लान था नहीं, तो यही प्लान के साथ आगे बढ़ना था और फाइनली आप सक्सेसफुल भी हो गए। जी 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 बिल्कुल। हमारे एक प्रथा है कि आप एक नेक्स्ट ऑफिसर को टैग करते हैं जो यहाँ पर आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। आप किनको टैग करना चाहेंगे? जी, मेरा बैचमेट है धनेश्वर चंद्रा, उसको मैं टैग करना चाहूँगा। बिल्कुल। वो हम दोनों कॉलेज में साथ में ही पढ़े थे 2016 से 19, बट कॉलेज में कभी मिले नहीं। अभी हम जब सिलेक्शन हुआ ना हाँ। तब उसने बताया कि CMD कॉलेज में, हमने फोटो भी लिए थे साथ में, बट कभी एक फोटो में हम दोनों साथ में थे कॉलेज के। अचानक से उसने एक दिन फोटो दिखाया तो ये तो मैं हूँ, उसने कहा ये मैं हूँ, तो तब पता चला कि हम साथ में पढ़े थे करके। बाकी कभी हम कॉलेज में एक दूसरे से मिले नहीं थे, तो मैं उनको इनवाइट करना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर आपको इनवाइट करती है मेंटर्स ज्ञान की टीम कि आप भी आके यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच सर कि आपने अपना टाइम दिया और यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। एंड आप ही लोगों की वजह से ये पूरा चैनल चल रहा है एंड अच्छा लगता है आप लोग आते हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, क्योंकि गाइडेंस ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है स्टूडेंट्स के लिए, और शायद ना वही एक मेन आधार भी होता है जिससे शायद वो तैयारी करना शुरू करते हैं या कहीं अटके रहते हैं तो उससे आगे बढ़ते हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें आमंत्रित करने के लिए। बिल्कुल, ताकि हम लोगों का मार्गदर्शन कर सकें। थैंक यू सो मच आप लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए। अगर ये वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर।